सो हेलो एवरीवन। बेसिकली अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ क्योंकि अपन लोगों का पढ़ाई करने का टाइम हो चुका है। तो आज अपन लोग करेंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स का नया लेक्चर पढ़ा दे रहा हूँ। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आज अपन लोग इसी लेक्चर में कर लेंगे। आई होप कि ये पांचों टॉपिक जल्द से जल्द ख़त्म हो क्योंकि इनमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ये खेल रही है, ये स्टैटिक का खेल है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अपन लोग जो है, जो मेन अपन लोगों का जो फंडा है इस इकोनॉमिक्स का वो करेंगे, वो है मनी एंड बैंकिंग, है ना। मनी एंड बैंकिंग हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन मैंने आपको करा दिया, मैंने अपलोड कर दिया टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 4 मैंने अपलोड किया उसके बाद, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कल टॉपिक 4 को अपलोड करने का। टॉपिक 3 आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉवर्टी एक्चुअल में होती क्या है, क्या कहते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी का लिटरली हिंदी मीनिंग होता है गरीबी। तो गरीबी हम बेसिकली कभी कभी ये मान लेते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है वो गरीब है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में ऐसा नहीं है। बाकी भी एस्पेक्ट्स हैं जिसमें किसी भी एक इंसान को गरीब बोला जा सकता है। ठीक है, अब मान लो किसी भी इंसान को अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, तो वो इंसान भी गरीब कहलाता है कि यार इसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है। अच्छा, जो है आपने वो एक सुनी है, एक कोट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जो रियल वेल्थ है वो हेल्थ है, जिसके पास हेल्थ नहीं है उसके पास वेल्थ है ही नहीं। ठीक है, अब UNHRC ने एक पॉवर्टी की डेफिनेशन दी है, उस ही इन मतलब डेफिनेशन को एग्जैक्ट अपन लोगों को एग्ज़ाम में लिख कर आना है, क्योंकि यदि उस डिफाइन को बाकी लोग लिख रहे हैं, बाकी एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं और आप अपनी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन लिख रहे हो, तो दूसरा आदमी ज़्यादा इम्प्रेशन बना लेगा एग्जामिनर के ऊपर। और वो एक बेसिक डेफिनेशन उन्होंने पॉवर्टी की ये दी है कि डिप्राइवेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी एंड चॉइसेस भी। किसी भी आदमी को डिप्राइव किया जाता है सिक्योरिटी से, चॉइसेस, रिसोर्सेस से, कैपेबिलिटीज से, तो ये इंसान पॉवर्टी में है। ठीक है, अब अपन लोगों को इसमें सबसे पहला जो बिल्कुल याद करना है वो है SDG। उसके अपन लोगों के 17 गोल्स हैं SDG के, और ये 17 गोल्स मैं कहूँगा आपको ये फिंगर टिप पर याद होने चाहिए, क्योंकि इससे आप बड़ी आसानी से ऐसे लिख पाते हो। और GS में तो हेल्प होती ही है, आपके सोशल जस्टिस में आ जाता है ये, है ना, और आपका GS 3 में आ जाता है ये, है ना। और ऐसे में SDG की मदद से आप बहुत सारे डायमेंशंस लिख पाते हो बेसिकली। तो SDG में जो पहला SDG बेसिकली ये है कि हमें ये 17 गोल्स अचीव करने हैं, इंडिया को, अपनी कंट्री को। ठीक है, और बेसिकली पहला जो इसमें गोल है SDG का, वो नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए किसी भी एस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरा इसमें गोल है नो हंगर, कि भाई भुखमरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा होना चाहिए कि गुड हेल्थ होनी चाहिए इंसान के पास। ठीक है, चौथी, इंसान के पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, चौथा गोल। ठीक है, पांचवा, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर की जो इक्वलिटी होती है कि लड़का लड़की एक समान। ठीक है, उसके बाद क्लीन वाटर होना चाहिए, साफ पानी, सैनिटेशन होना चाहिए। ठीक है, कितने गोल्स हो गए अपन लोगों के, फिर से याद करते हैं। पहला, ज़ीरो पॉवर्टी। दूसरा, ज़ीरो हंगर। तीसरा, अच्छी हेल्थ। चौथा, अच्छी एजुकेशन। पांचवा 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 क्या था, क्लीन वाटर तो छठा था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पांचवा क्या था, पांचवा भूल गया यार मैं, हाथ के हाथ, रुक जाओ, लड़का लड़की एक समान, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। 6 गोल्स हो गए, बचे कितने, 11 और बचे। गोल 7 जो है हमारा वो है, उसके बाद आता है आपका अफोर्डेबल एनर्जी। जो एनर्जी है अफोर्डेबल होनी चाहिए, लाइट वगैरह ये सब। ठीक है, 8वां है आपकी डिसेंट ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए सबके पास। ठीक है,
नोवा होना चाहिए इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होना चाहिए सब पर, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है रिड्यूस इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज रिड्यूस होनी चाहिए। इनइक्वलिटीज मतलब मैं जेंडर इक्वलिटी नहीं बोल रहा यहाँ पे, इनइक्वलिटीज बाकी होनी चाहिए, जैसे रेसिज्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का हो गया, वो रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। 11वां गोल होना चाहिए सस्टेनेबल सिटीज, शहर रहने लायक होने चाहिए, ठीक है। 12वां गोल कंजम्पशन और प्रोडक्शन रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा किसी चीज का, ठीक है। 13 क्लाइमेट एक्शन अच्छा सही होना चाहिए। चौथा जिंदगी के बारे में बात कर लेते हैं, लाइफ बिलो वाटर। 15वां लाइफ ऑन लैंड। 16वां पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17वां पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। अब यदि हम इसको सीरियल वाइज भी ना पढ़ें तो देखते हैं अपन लोगों को कितने याद हो जाते हैं। देखो 17 गोल्स थे। पहला जीरो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा अच्छी हेल्थ, चौथा अच्छी एजुकेशन, 5वां जेंडर इक्वलिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7वां लाइफ ऑन वाटर, 8वां लाइफ ऑन लैंड, 9वां इक्वल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 10वां इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, 11वां क्लीन सस्टेनेबल सिटीज, 12वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 13वां होना चाहिए यार, 17 में से 12 ही आ पा रहे हैं याद, ठीक है। 5 और रह गए, 5 एक सेकेंड, 5वां क्या, 5वां मौसम, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। चौथा कौन सा बचा, चौथा बचा एक अपन लोगों का, चौथा बचा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा क्या बचा अपन लोगों का, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। दूसरा अपन लोगों का बचा था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब एक और बच रहा है, एक कौन सा बच गया यार, एक कौन सा बच गया, मच्छर काट रहे हैं यार, मच्छर का तो हो गया, क्लीन होना चाहिए, सैनिटेशन, ये सब। एक बच रहा है, रुक जाओ यार, मच्छर साला, रुक जा यार। और एक बचा अपन लोगों का शांति, न्याय, ये तो होनी चाहिए ना बेसिक। ये 17 गोल्स होते हैं एसडीजी के, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक और पॉवर्टी की डेफिनेशन है, और वो है 2.15 यूएसडी यदि पर डे कोई पर्सन कमा रहा है इससे नीचे तो वो बंदा गरीब है। 2.15 यूएसडी पर डे पर पर्सन, ठीक है। अब आता है एमपीआई। एमपीआई होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये हर कंट्री का अलग अलग कैलकुलेट होता है, और इसके 3 एस्पेक्ट हैं। पहला आपका इसमें हर एस्पेक्ट को 1/3 जो है दिया गया है, 1/3 जो वो होता है, मतलब 1/3 काउंट होगा हर एस्पेक्ट, ठीक है। पहला इसमें एस्पेक्ट ऑब्वियसली हेल्थ होगा कि भाई किस में कितना आपका हेल्थ का क्या वो रेशियो है, 1/3 इसमें काउंट होगा। दूसरा इसमें ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन काउंट होगी, एजुकेशन आपकी कैसी है। और तीसरी आपका इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काउंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। से यदि एमपीआई की बात करें तो इंडिया में 6 में से जो 5 एमपीआई में है वो लोअर कास्ट से है। जो एक रिसेंट डेटा आया है वो ये आया है कि 9% शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, 33% शेड्यूल कास्ट एससी के लोग हैं, 47% जो अदर बैकवर्ड कास्ट होती हैं वो है, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो मैंने आपको ये 3 एस्पेक्ट बताए थे, इसकी भी और भी वेरियस डायमेंशंस होती हैं। जो मैंने आपको 3 डायमेंशंस बताई थी, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकी भी डायमेंशंस हैं कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता क्या है, ठीक है। तो पॉवर्टी की जो डायमेंशंस हैं वो है किसी भी बंदे को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है। बहुत सारे इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, वो इसलिए हो पाती क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। बहुत सारे एडोलेसेंट की जो है वो होती है, हेल्थ होती है, वो दिक्कत में आ जाती है। तो फर्टिलिटी रेट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी जो है पॉवर्टी में आती हैं।
फिर आता है आपका हेल्थ में, ओ सॉरी एजुकेशन में। एजुकेशन में सिंपल यही है यार, कैसे उसने एजुकेशन ली है, इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है, कितने साल उसने स्कूलिंग करी है, वगैरह वगैरह। अब तीसरा आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में के भी जो डायमेंशंस है वो है कि उसका घर किस तरीके का है, उसके पास एसेट्स किस तरीके के हैं, उसके पास पीने को साफ पानी है नहीं है, उसके घर में बिजली है नहीं है ना, उसके पास बैंक अकाउंट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती है, ठीक है। अब एक रिसेंट डेटा ये आया है कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बड़ी तेज़ी से जो है मूव हो रही है, रिमूव हो रही है। 13 करोड़ लोग 2015-16 के आसपास 13 करोड़ लोग इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले हैं, ठीक है। अब पॉवर्टी के रीजंस क्या है? पॉवर्टी के वेरियस रीजंस होते हैं। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि अपने इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, और 1947 से पहले 200-250 साल जो है ब्रिटिशर्स आए, सब लूट पाट करके चले गए। तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी भी आज अपन लोगों के पास है। लेकिन जो डायमेंशंस है पॉवर्टी की, मतलब वेरियस जो रीजंस हैं, वो अलग अलग रीजंस बताए गए हैं। अब पहला रीजन वही हिस्टोरिकल रीजन है कि यार भारत सोने की चिड़िया था, बहुत से लोग आए, सब लूटपाट करके चले गए। लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिकल रीजन में अपन लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स की बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स से पहले अपन लोग बिल्कुल सही चल रहे थे। अपन लोगों की एग्रीकल्चर की भी स्थिति सही थी, अपन लोगों की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बिल्कुल सही थी। लेकिन हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजे जाने लगा, और इंग्लैंड से जो है इंडिया जो है गुड्स बनकर आने लग गए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इंडिया में जितनी भी वेरियस इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई इंग्लैंड से, क्योंकि सारे गुड्स जो है इंग्लैंड में बनने लग गए। यहाँ से तो बस रॉ मटेरियल जाता था, तो इंडिया एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया। लेकिन जो अपन लोगों के यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई, जो एग्रीकल्चर था उसका सब सत्यानाश हो गया, ठीक है। अब दूसरा आता है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न में बेसिकली ये होता है कि अपन लोग की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है, वो बहुत ही कम है। इसको मैं आगे आपको, जब मैं एग्रीकल्चर का वो पूरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस इसमें आप ये समझ लो कि इंडिया में 86% जो डेटा आया है वो ये आया है कि 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास खेत बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज का खेत है उनके पास। तो ये बेसिक रीज़न है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का भी। तो ये इकोनॉमिक रीज़न में आता है पहला, ठीक है। मैंने आपको पॉवर्टी के रीजंस तो बता दिए, लेकिन पॉवर्टी के कुछ इफेक्ट्स भी तो होंगे कि क्या इफेक्ट्स पड़ता है पॉवर्टी का, ठीक है। ऐसी इसमें आ जाता है डेमोग्राफिक बॉम्ब। डेमोग्राफिक बॉम्ब ये होता है कि इंडिया के पास 2011 के अकॉर्डिंग 135 करोड़ लोग थे। अब वो 135 करोड़ लोग होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन यदि 135 करोड़ के पास अच्छा स्किल सेट हो तो बड़ी आसानी से वो हर कोई गरीबी से बाहर निकल सकता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट तभी तो जारी होता है जब किसी के पास डिग्री है, लेकिन उस डिग्री वो महज एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके पास कोई स्किल ही नहीं है ना। इसीलिए यदि इन 135 करोड़ में मोस्टली लोगों के पास यदि स्किल नहीं हुई और ऐसे अनस्किल्ड लोग बढ़ते चले गए तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। ऐसी फिर बहुत सारे सोशल कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं। सोशल कंसिक्वेंसेस में वही कि अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें। उसमें बहुत सारी टर्म है। एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ वेस्ट कर दी। वेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे ये दिक्कत मेरे को थी 10th क्लास तक। वेस्टिंग में ये होता है कि इंसान लंबा तो हो गया लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल 1.5 पसली था मैं 10th क्लास में, मतलब अभी भी मतलब नहीं, अब तो मुझे कोई 1.5 पसली नहीं कह सकता, थोड़ी मैंने हेल्थ इश्यूज़ पर काफ़ी काम करा है। लेकिन 10th तक मेरा ये हाल था कि लंबाई बढ़ गई अचानक से, 6 फीट हो गया मैं, और दुबला पतला सा हूँ। वेट 50-55 किलो ही है, वेट बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत आ जाती लोगों में। ऐसी एक टर्म होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग में होता है कि आदमी की उम्र बढ़ गई लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे। मेरा एक दोस्त था बचपन में, अब तो खैर उसका 8th क्लास में ही उसकी डेथ हो गई थी। वो आदमी जो है, आई थिंक हम उसे बौना कहते थे यार, तो मान लो उसकी हाइट आप खुद ही सोच लो कितनी होगी।
है ना, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, उसके फैमिली ने उसको खूब दवाइयाँ खिलवाई, खूब पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ पता नहीं क्या हुए, लास्ट में उसकी डेथ ही हो गई 8th क्लास में, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गरीबी कम, अब गरीबी कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है शुरू हो रखे हैं, तो वो उन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। एक मनरेगा आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ऐसे करके पूरी फुल फॉर्म है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है आदमी को, ठीक है। मनरेगा हो गया, और क्या क्या चीज़ें हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। पॉवर्टी का एक फेमिनाइजेशन भी होता है, फेमिनाइजेशन में फेमिनाइज मतलब फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, मोस्टली हाउस होल्ड में आप लोग देखते हैं कि हाउसवाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। उनको अपनी श्रम के बदले ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती। जो ज़्यादातर घरों की महिलाएं होती हैं, आपकी भी मदर होती हैं, वो खाना बनाने के बाद सबसे लास्ट में खाना खाती हैं, पूरा परिवार खाना खाता है पहले, है ना। तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर गरीबी का ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। अब मान लो किसी आदमी की तनख्वाह ही कम है, तो वो अपनी स्किल सेट पे काम कैसे करेगा। स्किल सेट सीखने के लिए भी दो पैसे लगते हैं, कोई आपको फ्री में कोई चीज़ थोड़ी सिखा देगा। एक बहुत ही एक विलेन का कोट है कि यदि आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं तो उसे कभी फ्री में ना करें, है ना। यदि आप अब कोई आदमी के पास आप जा रहे हो स्किल सीखने, आपको ट्यूशन पढ़ने जाना कि भैया हमें अंग्रेजी सिखा दो, हमें भैया यूपीएससी की कोचिंग करा दो, तो यूपीएससी की कोचिंग कराने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। यदि किसी के पास पैसे ही नहीं है, उसकी लो इनकम है, तो उसके पास स्किल सेट ही नहीं आ पाएगा। स्किल सेट नहीं आ पाएगा तो वो जो है कैसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा। भाई अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, कोटा जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं, कोई कोचिंग आपको फ्री में थोड़ी पढ़ाएगी, है ना। अब अच्छी स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य इसलिए नहीं है कि वो अच्छा खान पान कर ही नहीं पा रहा। जब अच्छा खान पान नहीं मिल पा रहा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो वो कैसे रोजगार हासिल करेगा। तो ये एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होती है कि भाई वही जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि यार पैसे कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब जब पैसा ही नहीं है तो पैसा आएगा कहाँ से। तो ये एक तरीके से यार गरीबी एक श्राप है। जो छोड़ो यार, क्या फालतू में दिमाग का दही करना, सिंपल अपना इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब गरीब भी इसमें 3 तरह के होते हैं। हर चीज़ के यहाँ पे इतने डायमेंशंस हैं, इतनी गरीबी है कि एक टर्म से काम ही नहीं चल पा रहा। गरीबी के भी 10 तरह के गरीब हैं यहाँ पर, कि भाई तुम कौन से गरीब हो ये बताओ। अब बड़ी दिक्कत ठीक है। तो फिलहाल अपन लोग 3 तरह के गरीब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है क्रोनिक पुअर, दूसरा होता है चर्निक पुअर, तीसरा होता है ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है। इनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ अब आपको। ऐसे तो इसमें चर्निंग पुअर का मतलब होता है चर्न करना। चर्न मतलब कभी वो गरीबी के अंदर आ जाता है, कभी वो गरीबी के बाहर चला जाता है, ये होता है चर्निंग पुअर, ठीक है। और क्रोनिक का मतलब सिंपल, क्रोनिक मीन्स होता है जो हमेशा गरीब ही रहेगा, उसको क्रोनिक पुअर बोल देते हैं। और ट्रांजिएंट पुअर होता है जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाता है। पॉवर्टी लाइन जैसे बीपीएल होती है ना, एक पॉवर्टी लाइन होती है, बीपीएल वाले लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन, अब पॉवर्टी लाइन, ये सब, ठीक है। तो अपन लोगों को ये भी देखना होगा कि ये जो जितनी भी कमेटीज़ बनाई गई कि जिन्होंने बोला कि बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये किस पर्पज़ से बनाई गई, क्यों बनवाई गई, ठीक है। तो इन सारी कमेटीज़ को मैं बताता हूँ, ठीक। एक आता है अलग कमेटी। अलग सर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक कैलोरी इंटेक मेथड बताया पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए। उन्होंने कहा कि 2 अपने एरिया होते हैं, एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। तो जो रूरल एरियाज़ में सिटीजन्स रहते हैं वो यदि 2400 कैलोरी से कम खाना खाते हैं पर डे में, तो वो गरीब हैं। कैलोरीज होती हैं खाने में, अलग अलग फूड में अलग अलग कैलोरीज होती है। तो यदि रूरल एरियाज में एक बंदा पर डे में 2400 कैलोरीज से कम खाना खाता है तो उसको वो गरीब में कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही अर्बन एरियाज में यदि कोई 2100 कैलोरीज से कम का खाना खाता है तो वो जो है कोई मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में माना जाएगा। अर्बन का 2100 है और रूरल का 2400 है, ठीक है। अब 1979 के बाद 1993 आ गया। 1993 में लकड़ा वाला कमेटी आई। इन्होंने जो है पर डे कैलोरी का जो
फॉर्मूला था। उसके अलावा कपड़े और शेल्टर को भी इंक्लूड करा कि कपड़े और शेल्टर को भी गरीबी के पैरामीटर में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ खाने से मतलब नहीं है, इन्होंने इसमें कपड़ा और मकान को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर 1993 के बाद 2011 आ गया। 2011 में जो है एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई। उन्होंने एक अलग ही इसमें फॉर्मूला बताया। उन्होंने बताया कि रूरल एरियाज़ में यदि कोई पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन का यदि मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली खर्चा 816 रुपये से कम है तो वह इंसान गरीब में है। ठीक है, और यदि अर्बन एरिया में किसी का खर्चा 1000 रुपये से कम है तो आई थिंक वो गरीबी में आएगा। ठीक है, ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2011 में ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, अब आ जाती है रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी में सिंपल इन्होंने ये बताया कि इन्होंने पूरी फैमिली का बता दिया कि यदि कोई 5 मेंबर्स की फैमिली है और वो रूरल एरियाज़ में रह रही है तो उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यदि वो 4860 से कम है, 4860 रुपये से कम है, तो वो फैमिली गरीब है। ठीक है, और यदि कोई अर्बन एरियाज़ में रह रहा है और क्या बोलते हैं, यदि उसका पूरी फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर 7035 से भी कम है तो वो अर्बन एरियाज़ में कम मतलब गरीब मानी जाएगी। रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में इतना मतलब डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यार देखो, ये बेसिक फंडा है कि जो गांव होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, उसमें महंगाई हमेशा कम होती है। ठीक है, और जो बड़े शहर होते हैं उसमें हमेशा खाने पीने की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो मिलती हैं, महंगी मिलती हैं। इसीलिए रूरल एरियाज़ का और अर्बन एरियाज़ का ये सारी चीज़ों का जो है वो अलग अलग फार्मूलेज बनाए गए अलग अलग कमेटीज़ के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं वेरियस स्कीम्स की। सबसे पहले आ जाता है मनरेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसके अंतर्गत आता है। मनरेगा इस के अंतर्गत आता है और इस मनरेगा में हर रूरल हाउस होल्ड से किसी एक मेंबर को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है किसी अनस्किल्ड वर्क को करने के लिए। इसमें स्किल्ड वर्क नहीं करवाया जाता, इसमें अनस्किल्ड वर्क करवाया जाता है और एटलीस्ट 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है सिर्फ रूरल हाउस होल्ड के किसी एक मेंबर को। ये मनरेगा होता है। ठीक है, अब आती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मोस्टली इमरजेंसीज में प्रोवाइड की जाती है पर पर्सन। इसमें पर फैमिली का वो सीन नहीं है। इसमें एक पीरियोडिक कैश अमाउंट होता है, मतलब एक कैश अमाउंट उन्होंने जारी कर दिया कि ये कैश अमाउंट हम हर किसी को देंगे क्योंकि इमरजेंसी आई हुई है। जैसे कि मान लो पेंडेमिक आया था कोविड-19, तो उसमें नरोरा में बहुत से लोग, पता है सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन जो थे उन्होंने गंगा जी में डूब के आत्महत्या कर ली थी। जो सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन थे, है ना। और जो सरकारी नौकरी वाले थे उनको तो फ्री की तनख्वाह आ रही थी, प्राइवेट वालों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, लेकिन जो बेचारे दुकानदार होते हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी इमरजेंसीज या कोई पेंडेमिक आता है तो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती है। एक बेसिक इनकम में एक लिमिटेड अमाउंट होता है जो हर मेंबर को दिया जाता है। जैसे किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक फैमिली वाइज एक अमाउंट दे दिया गया। 5 मेंबर हैं तो 5 अलग अलग लोगों को वो अमाउंट दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं कि यार ये पैसा बांटेगा कौन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी या स्टेट गवर्नमेंट बांटेगी। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी तो उसके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा यार, वो अकेले कैसे इतना पैसा बांटेगी। और यदि स्टेट गवर्नमेंट बांटेगी तब हो सकता है वो बात बन जाए। लेकिन बात ये आती है कि क्या ऐसा संभव है? हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट में अलग सरकार हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले जो है बीजेपी थी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे सपा की सरकार थी या किसी और की सरकार थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मतलब वो नहीं हो पाता। ठीक है।
अब आते हैं अपन लोग इनइक्वलिटी पर। इनइक्वलिटी बेसिकली मीन्स ही ये है कि भाई आदमी के पास इनइक्वलिटी है। जैसे बहुत सारे डेटा आते हैं कि इंडिया के 1% के पास इंडिया की 90% वेल्थ है ना। 21% लोग यहाँ पर बीपीएल के नीचे रह रहे हैं, 45% किसान हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो डेटा होते हैं उनको इनइक्वलिटी बोलते हैं। इसमें बेसिकली कोई मतलब ऐसा बड़ा इशू समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनइक्वलिटी है तो भाई इनइक्वलिटी है। किसी के पास लंबाई है तो वो आदमी वेट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी की लंबाई कम है, किसी के पास डिग्री बहुत ज़्यादा है तो उसके पास नौकरी नहीं है। पीछे एक आंटी रहती है, उनके पास 17 डिग्री हैं, 17 और उनकी तनख्वाह 18,000 है। डिग्री से एक फालतू, 1,000 फालतू, है ना। किसी के पास डिग्री नहीं है, वो अनपढ़ है, वो स्कूल ही नहीं जा पाया कभी, स्कूल कॉलेज ही नहीं जा पाया बेचारा कभी, क्या करता बेचारा। ठीक है, तो ये सारी इनइक्वालिटीज़ में बेसिकली अब इसमें जो अपन लोगों को समझना है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बोलते किसको है? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं बेरोजगारी को। बेरोजगारी मतलब जिसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार मीन्स जिसके जो अपने पैसे खुद से नहीं कमा रहा, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते किसको है? अनएम्प्लॉयड कौन है? अनएम्प्लॉयड कहते हैं उसे जो रोजगार ढूंढ रहा है और ढूंढने के बावजूद उसको रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है, मान लो कोई 70 साल का आदमी है तो उसको आप अनएम्प्लॉयड नहीं बोलोगे क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं रहा यार। जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है या फिर वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है, तभी तो तुम जो है खुद को अंडरडॉग में तुम्हारा नाम आएगा। यदि मान लो कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, साथ के साथ चलो मैं जो है ठेकेदारी भी कर रहा हूँ, चलो वो तो अलग की बात है, मेरा केस छोड़ो। मान लो कोई सिंपल एस्पिरेंट है और वो सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो बेरोजगार नहीं है क्योंकि वो रोजगार ढूंढ ही नहीं रहा यार। ठीक है, बेरोजगार उसको बोलेंगे कि जो रोजगार को ढूंढ रहा है। मान लो कोई बंदा है, मान लो कोई बंदा है, कोई भी मान लो, ठीक है, मान लो कोई बंदा है, नहीं, कौन था यार, मैं नाम ही बोल रहा हूँ, एक्स बंदा मान लो, उसने अपने लिंक्डइन पर और पता नहीं कहाँ का अपने रिज्यूमे डाल रखे हैं, लेकिन तब भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। चाहे वजह कोई भी हो सकता है उसके अंदर स्किल ना हो सकता है उसके पास महज एक कागज़ का डिग्री का टुकड़ा हो, फलाना ढमकाना, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है। तो ऐसा बंदा जो है अनएम्प्लॉयड में कहा जाता है। अब अनएम्प्लॉयड के भी बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन। तो इसमें पहला आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए और उस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर नहीं है, जो स्किल्स का मिसमैच हो गया, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो कि मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मेरे को जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे को कोडिंग आती ही नहीं। ठीक है, मेरे को सिंपल बेसिक जो है वो जो बिगनिंग लेवल का होता है वो ऑटोमेशन टेस्टर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या वो मेरे को जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें स्किल्स का मिसमैच होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि जैसे जीवन का उतार चढ़ाव होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, कि एक्सपेंशन आ गया, फिर पीक आ गया, फिर रिसेशन आ गया, ऐसे ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि मान लो जब एक्सपेंशन था, जब अपनी इकनॉमी 7-8% से बढ़ रही थी, तो 7-8% से बढ़ते बढ़ते उस वक्त जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अच्छा ग्रो कर रही थी, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को और भी ज़्यादा हायर किया। ठीक है, ऐसी जब पीक आ गया तो पीक पे और भी ज़्यादा मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन वगैरह मिला। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जैसे कोविड पैंडेमिक आ गया, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए,
या फिर मार्केट में कोई नई चीज़ आ गई, जैसे एआई आ गया, अब उन्हें सिर्फ वैसे इंजीनियर्स चाहिए जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना आता हो। तो उन्होंने जो बिगनिंग लेवल के जो इंजीनियर्स होते हैं, ऑटोमेशन, टेस्टिंग, ये सब, इन सब को जो है उन्होंने बाहर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में रिसेशन आ जाता है। तो इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि कभी तो हमें नौकरी मिल गई, कभी हमारा प्रमोशन हो गया, कभी हमें नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, जैसे कौन सा वो सीईओ था जिसको एलोन मस्क ने बाहर निकाल दिया था, ट्विटर का सीईओ था ना, पराग अग्रवाल, जो ट्विटर के सीईओ थे। जब एलोन मस्क आए, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। तो बहुत सारी रील्स जो है वायरल हुई थी कि बेटा जो है बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि नौ तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो चाहे 1,000, नौकरी सरकारी होनी चाहिए, ऐसे करके कुछ रील आई थी। तो वो मैं उसका आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, अब बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आपने एक नौकरी छोड़ दी, अब आप दूसरी नौकरी की तलाश करने जा रहे हो। जैसे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जो है अपनी प्राइवेट नौकरी को छोड़ के फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बेसिकली कर तो नौकरी की तैयारी रहे हैं, लेकिन वो नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं। उन्होंने एक नौकरी छोड़ी, और एक नौकरी छोड़ने के बाद जब दो दूसरी नौकरी भी ढूंढे, दूसरी नौकरी की तैयारी नहीं, दूसरी नौकरी ढूंढे, उसको हम फ्रिक्शनल कह रहा हूँ, फ्रिक्शनल ही है ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कि मान लो कि जैसे किसी ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, कोई बंदा बेचारा 20-22 हज़ार रुपये पर रखा गया टीसीएस में, और उसके बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी। अब वो जो है किसी दूसरे में, अमेज़ॉन में या ओरेकल में जाना चाहता है। ठीक है, तो एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर अप्लाई होता है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर में मान लो कि मेरी ज़मीन है, और मेरे ज़मीन पर मेरे को 5 लोग चाहिए। ठीक है, मतलब 3 लोग चाहिए, लेकिन रख रखे हैं मैंने 5। ठीक है, और जो बेसिक आउटपुट है, जब मैं उन 5 लोगों को, जब वो 3 लोग कर रहे हैं तब भी मेरा आउटपुट मेरे को उतना ही मिलेगा, और वो जो 5 लोग कर रहे हैं तब भी मेरे को आउटपुट उतना ही मिलेगा, क्योंकि मेरे को बेसिक नीड 3 की थी, लेकिन मैंने रख लिया 5। तो वो जो 2 लोग हैं वो एक्स्ट्रा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका वो 2 लोग छिपे हुए हैं। इसमें बेसिकली एक सिंपल मीनिंग आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। मार्जिनल मीन्स जिसमें हम एक ऐड कर देते हैं प्रोडक्टिविटी में या मार्जिनल में। मान लो कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं पूरा जो है यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, सीएससी और स्टेट पीसीएस, वो मैं सारे खुद से ही करवा सकता हूँ। मेरे को नीड नहीं है कि मेरे को कोई दूसरा आके पढ़ाए, मैं सारी चीज़ें खुद से पढ़ा देता हूँ, दूसरे को भी पढ़ा देता हूँ। मैं सारे आंसर राइटिंग करवा दूंगा, पीवाईक्यूज़ करवा दूंगा, प्रीलिम्स की भी तैयारी करवा दूंगा, मेंस की भी करवा दूंगा, सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि मैंने एक और बंदा रख लिया अपने संग। ठीक है, एक और रख लिया, 1+1 ऐड हो गया, तो इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और तब भी आउटपुट उतना ही आ रहा है, क्योंकि आउटपुट अभी भी इतना ही आ रहा है। यदि एक बंदा और आ जाए तो आउटपुट तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि मुझे को वो चीज़ पहले भी मिल रही थी, दूसरे के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसमें ज़ीरो होती है। ठीक है, ऐसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जो सीज़न वाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो। मान लो कि इस वक्त आइसक्रीम बिक रही है क्या? इस वक्त आइसक्रीम बिक रही है, लेकिन दिसंबर में नहीं बिक रही थी। तो जो आइसक्रीम आदमी बेच रहा है, जैसे बाहर एक भैया आते हैं, वो मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे को द हिंदू न्यूज़पेपर लगवाना है। वो सुबह सुबह मीठी ब्रेड मेरे को दे के जाते थे, जिसमें बीच में चेरी बनी हुई आती थी। शाम को मैं देखता था तो शाम को ही वो आइसक्रीम का ठेला लगा रहे होते थे। ठीक है, सुबह सुबह वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते थे। तो सीजनल में आप जो है देख लो कि यदि सुबह 5 बजे कोई आइसक्रीम नहीं खरीद रहा, तो वही आदमी जो है ब्रेड बेच रहा है, अखबार बेच रहा है। अब शाम को 6 बजे कोई अखबार नहीं पढ़ रहा, तो वो ही शाम को 6 बजे वो ही आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। ठीक है, अब मान लो कि ऐसी स्थिति में मान लो कि ठंड आ गई, ठंड में कोई आइसक्रीम नहीं करेगा, तो वो आइसक्रीम के ठेले की जगह
कुछ और करने लगेंगे। अरे चलो आइसक्रीम को, इन भैया को कैंसिल करते हैं, कोई दूसरा चीज़ कर लो। कोई दूसरी चीज़ वो होती है कि आ, मान लो कि जैसे मैं जूस पीने जाता था पहले, तो जब जूस पीने जाता था तो ठंडों में वो जूस बेचना बंद कर देता था और वो रेवड़ियाँ बेचना शुरू कर देता था। रेवड़ियाँ, गजक, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ठंडों में कोई भी मौसमी का जूस उससे ख़रीदता ही नहीं था। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उसने कोई दूसरी चीज़ कर ली, लेकिन मान लो उसके पास गजक रेवड़ी की अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो उस वक्त अनएम्प्लॉयड हो जाता। ठीक है, ऐसे ही गर्मियों में वो मौसमी का जूस बेचता है, गर्मियों में कोई रेवड़ी गजक नहीं खाना चाहता। ठीक है, तो इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अब एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज जिसमें हर चीज़ अनऑर्गेनाइज हो। मान लो कि कहीं सड़क पर गड्ढा या सड़क का काम चल रहा है और उसमें कुछ जो है वर्कर्स हैं जो नहीं आ पाए किसी भी कारण, तो उस दिन उनकी तनख्वाह काट दी जाती है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइज वर्कर, ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ तो जो है वहाँ पे उसको उतने ही पैसे मिलते हैं कि हाँ भाई, यदि कोई कोचिंग सेंटर है यूपीएससी का, वहाँ पे यदि कोई टीचर किसी कारण नहीं पाया तो उसकी जो है वो तनख्वाह नहीं कटती है। ठीक है, ऐसी एक आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री होता है कि मैं अपनी इच्छा से जो है अनएम्प्लॉयड हूँ। इनवॉलेंट्री होता है कि वही कि काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा। अब ऐसे ही यदि किसी को जो है आपको लेबर फोर्स का वो निकालना है, लेबर फोर्स पर रेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन हो गई टोटल और अपॉन हो गया जो है आपका एम्प्लॉयड, और ऐसे लोग जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं रोजगार, उनको ऐड कर। ठीक है, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब बचा अपन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इसमें बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो कोई बात नहीं, जो नहीं कर पा रहे मत करने दो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या। मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि आपकी सैलरी 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए होने वाली है, इसको आप ग्रोथ बोलते हैं। भैया मेरी ग्रोथ हो गई। ठीक है, और यदि मैं आपसे बोलूं कि आपकी ग्रोथ तो हुई है लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसका क्या फ़र्क है। डेवलपमेंट में हम बाकी और भी एस्पेक्ट्स को ऐड करते हैं डेवलपमेंट में। जैसे कि मान लो कि किसी बंदे की कोई लड़की है, वो 1 लाख रुपए कमा रही है लेकिन उसको बोलने की आज़ादी नहीं है, उसको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, तो ये उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर फ़र्क डालता है। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। कि ग्रोथ में हमारी जो है इंडिविजुअली हमारे पैसे तो बढ़ गए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है जिसमें हम नंबर्स में बात करते हैं, लेकिन जो बाकी जो एस्पेक्ट्स है ज़िंदगी जीने के, उसमें आदमी जो है अब डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब जैसे इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया की जो जीडीपी थी वो 3-4% से इकोनॉमिक ग्रो कर रही थी। ठीक है, लेकिन उससे जो इंडिया के लोग थे, इंडिया की पॉपुलेशन थी, उनके ऊपर तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो इसको बोलते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट में बेसिकली आप दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर भी इम्पेक्ट डालते हो, ये सीन है। ठीक है, अब ग्रोथ को मेज़र करने के लिए तो बहुत सारे मेज़रमेंट्स होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। ऐसे ही डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए भी और भी मतलब बहुत सारे जो बनाए गए हैं मेज़रमेंट्स, उनको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब इसमें बेसिक जो वो आता है जो यूपीएससी मोस्टली केसेस में मोस्टली हर साल पूछती है, लेकिन हो सकता है यदि इस साल मेरा अटैम्प्ट है तो ना पूछे, वो होती है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की जो डेफिनेशन है बेसिकली एज़ पर ओईसीडी, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि यदि हम तरक्की कर रहे हैं तो उसका प्रभाव सारे वर्गों पर पड़ना चाहिए, जितनी भी सोसाइटी के सारे वर्ग रह रहे हैं उन पर। ये नहीं है कि मैं कोई तरक्की हुई और सिर्फ एक ही वर्ग पर 10 या 20 करोड़ लोगों के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन बाकी जो वर्ग हैं वो वंचित रह गए उस चीज़ से। इसका इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मतलब नहीं होता। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी प्रॉस्पेरिटी है वो सारी चीज़ों पर उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए, सारे वर्ग, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि इंक्लूसिव ग्रोथ की एक डिबेट करवाई जाए और इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ जो है मतलब एक सेक्शन कह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही इंडिया में और एक वर्ग कह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है इंडिया में। तो जब भी डिबेट होती है
बेसिकली मेरे को ये डिबेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी समझ ही नहीं आया। यदि कोई चीज़ है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं, सामने वाले को अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ है। लेकिन यदि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर जो बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती उसको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन डिबेट का बेसिकली इसमें ये होता है कि कुछ इश्यूज में वर्क ये चीज़ें करती भी हैं, कुछ इश्यूज में ये वर्क कर नहीं भी करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है, मान लो इंक्लूसिव ग्रोथ है और इंक्लूसिव ग्रोथ के अगेंस्ट में कोई खड़ा है, क्योंकि अगेंस्ट के पॉइंट करने में जो है आदमी को वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। बेसिकली फेवर वाले जो सेक्शन होते हैं, फेयर वाले सेक्शन तो अच्छा ये भी ये भी ये भी, अगेंस्ट वाले सेक्शन जो है एक्चुअल में समझाते हैं कि ये ऐसा नहीं है और ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगेंस्ट के सेक्शन के अनुसार इंडिया में जो इंक्लूसिव ग्रोथ के कंपोनेंट्स हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के कंपोनेंट्स क्या हैं वो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है उसका वो प्रूफ करंट अफेयर से डेटा निकाल कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो उन्होंने पहला कंपोनेंट बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, तो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो रही है? क्योंकि रीसेंट डेटा आया था कि कुछ 1-1.5 करोड़ के आसपास जो युवा है वो अभी भी बेरोजगार है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही नहीं रहा। इट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब था कि यदि एम्प्लॉयमेंट है तो सबके लिए होना चाहिए, कोई भी चीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई वर्ग उससे वंचित रह जाए। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट आया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबके लिए नहीं हो रहा, इट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। ठीक है, दूसरा जो आया है वो आया है पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन होता है कि गरीबी रेखा से ऊपर निकालना। अभी एक रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 21 करोड़ लोग अभी भी बीपीएल के नीचे रहते हैं इंडिया में, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे अभी भी 21 करोड़ लोग रहते हैं। उसको हम पॉवर्टी एलिवेशन, यदि 21 करोड़ लोग अभी भी नीचे रह रहे हैं तो इट मीन्स कहाँ हुआ फिर इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। अच्छा, ये जो डेटा है वो बोल कौन रहा है? जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये CMIE जो कमेटी है वो दे रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो पॉवर्टी एलिवेशन है, पॉवर्टी एलिवेशन जो है तेंदुलकर कमेटी ने वो बताया था कि 21%, 21 करोड़ शायद नहीं है, 21% है। 21% तो और भी ज़्यादा हो गया, है ना। 21% लोग अभी भी 100 में से बीपीएल के अंडर में हैं। ठीक है, 45% अपन लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, 21% बीपीएल पर निर्भर हैं, बचे ही कितने, है ना। तीसरा कंपोनेंट आता है एसेंशियल जो सर्विसेज होती हैं, कि बेसिक एम्यूनिटीज़ यदि किसी इंसान के पास नहीं है तो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे है। बेसिक एम्यूनिटीज़ क्या होती हैं? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा एजुकेशन, अच्छा पानी, है ना। दिल्ली में मैं कटवरिया सराय पे रहता था, वहाँ पे मैं मिनरल वाटर की बोतल खरीद के लाता था। ये हालत है बड़े शहरों में। दिल्ली में मैं भाग के आ गया 1 महीने बाद नरोरा में, मैंने कि यहाँ पे गंगा नदी का पानी पीऊँगा आराम से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विलेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार जहाँ पर नहीं मिलता। मैं नरोरा के आगे खिरकवारी विलेज है, खिरकवारी, वहाँ के पानी में और नरोरा के पानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, मैं ऐसी आप आगरा की साइड चले जाओ, वहाँ पे खारा पानी है, मथुरा की साइड चले जाओ, वहाँ पे पानी अलग है ना। तो यदि पानी नहीं मिलेगा तो बीमारियाँ होंगी। ठीक है, अब पहले सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जब सेकंड वेव आई थी पैंडमिक की, तो क्या हालत थी आपको पता ही है ना। ऐसे ही आप जो है एक और रिपोर्ट आई थी कि 65% महिलाएं लिटरेट ही नहीं है अपने इंडिया में। 65% महिलाओं के पास वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, अपने खुद के सिग्नेचर करना नहीं जानती, ABCD नहीं जानती। 65% महिलाएं, ये हालत है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कहाँ से है? 65% महिलाओं
लिटरेट नहीं है और 40% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक का अकाउंट ही नहीं है 40% महिलाओं के पास। ऐसे फिर इसमें आ जाता है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में तो यार ये इश्यूज़ आपको बचपन से ही मालूम है ना, कितने किसान लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो बहुत बुरी हालत है। अब यदि कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है तो कहाँ से इंक्लूसिव ग्रोथ हो गई भाई। अब आ जाओ इसके फेवर में भैया कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ के फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहला मान लो पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन में एक रिपोर्ट आई थी कि 2006 से 2016 के बीच में आई थिंक 21 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर निकाला गया है। तो यदि इम्प्रूवमेंट हो रही है किसी भी चीज़ में, इट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हुई भाई। उन्होंने डेटा दिया, अपडेट हुआ है कि भाई 21% यदि गरीबी में है तो 21 करोड़ को निकाला भी गया है 10 साल के अंदर, ठीक है। अब वो बात अलग है कि बाद में जो है वो ऊपर नीचे गरीबी से होते रहे, है ना, कि कभी गरीबी में चले गए, कभी गरीबी में ऊपर हो गए। इस क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया था पहले भी आपको, अभी कुछ देर पहले। इसको बोलते हैं चर्निंग पॉवर्टी, ठीक है। चर्निंग पॉवर्टी मतलब कभी गरीबी में चले गए, कभी गरीबी से बाहर निकल गए। ट्रांजिएंट पॉवर्टी जो हमेशा गरीबी से ऊपर रहे, और क्रोनिक पॉवर्टी जो हमेशा गरीबी से नीचे रहे, ठीक है। ये मैं बताता रहता हूँ, इसमें कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट सोचते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है भाई? दूसरा एस्पेक्ट इसमें क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब मान लो एसेंशियल सर्विसेज में आई थिंक कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हेल्थ में तो आपको पता ही है, यदि हेल्थ में यदि बहुत से लोगों को जो है यदि अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा तो स्कीम्स भी हैं जैसे आयुष्मान भारत, जैसे ना जाने कितने ही परिवारों का इलाज होता है ना। ऐसी एजुकेशन में देख लो, एजुकेशन में तो यार इतनी ही स्कीम्स है जिसकी कोई हद नहीं। बचपन में एक कार्टून आता था, आई थिंक दूरदर्शन पे आता था, और उसकी मैं कॉमिक्स भी पढ़ता था, मीना, जिसके पास एक बोलने वाला तोता था, वो एक गांव की लड़की थी। तो फिर उसके बाद उसी कार्टून को लेके जो है स्कूलों की दीवारों पर पेंट भी करवाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, है ना। तो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, ठीक है। अब ऐसे जो है उसमें मैंने आपको बताया कि 65% महिलाएं लिटरेट नहीं हैं, है ना। लेकिन आज़ादी के टाइम पे हो सकता है ज़्यादा वो हो, है ना, क्योंकि अपन लोग यदि इम्प्रूव कर रहे हैं तो लेकिन बहुत ही स्लोली इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन कर इम्प्रूव रहे हैं। कोई भी चीज़ स्टेगनेंट नहीं है। स्टेगनेंट मैंने बताया था, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, ठहराव, ठहराव नहीं है ना। कर रहे हैं इम्प्रूव, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन कर से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं यार। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, मनरेगा है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यदि आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही एक जो है वो भी है कि किसानों को साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, 3 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट में, यदि कोई किसान गरीब किसान है तो। ऐसे नहीं है कि जी स्कीम्स नहीं है, स्कीम्स हैं, उनको एलिविएट करने की कोशिशें जारी हैं जिस भी वो उस चीज़ में फंसे हुए, उस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो इट मीन्स यदि इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है। अब गुड गवर्नेंस में देख लो। गुड गवर्नेंस में यार टेक्नोलॉजी की मदद से अब खाते में पैसे जाए पहुंचते हैं इंसान के, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने ये बोला था कि यदि हम किसी को नीचे 1 रुपया भेजते हैं तो उस आदमी के पास 15 पैसा पहुंचता है, बीच में वो 85 पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। लेकिन जब से गुड गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की मदद से, ई गवर्नेंस की मदद से इंसान के खाते में वो पैसे जाने लग गए, तो सही है ना ये चीज़। अब इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडिया में एक अलग ही इशू है भाई। इंडिया में एक अलग इशू इसीलिए है इंक्लूसिव ग्रोथ का कि जो सदर्न स्टेट्स है अपन लोगों के, वो ज़्यादा खुशहाल है नॉर्दर्न स्टेट से। केरला का लिटरेसी रेट 100% है, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। ऐसा क्यों है भाई? रीजनल डिस्पैरिटी आ गई, क्योंकि भाई अपन लोगों को क्या, यदि इंक्लूसिव ग्रोथ होता तो सारे वर्गों के ऊपर प्रभाव होना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि साउथ ज़्यादा जो है डेवलप हो गया और नॉर्थ पीछे रह गया, ठीक है। और
इस वक्त 6.7% आई थिंक लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें इस पे हो सकती हैं, और इसमें जो है क्या बोलते हैं यार, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, बहुत स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ये मैं आपको एग्रीकल्चर में समझा दूंगा। और इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 27% था, आई थिंक 27% इंडियंस जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज इंडिया के साथ है। और ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज है जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में अपने कमिटमेंट को निभाती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है इसमें, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इंडिया को इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज बोला है। अब बात करते हैं एक ट्रैप की। ट्रैप है भैया, यदि मेरे पास तनख्वाह ही कम है तो मेरे जो है स्वास्थ्य भी बेकार होगा, मैं एजुकेशन भी अच्छी नहीं ले पाऊँगा। पहला ट्रैप, ठीक है, पहला इसका प्रभाव। अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाया, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, फिर क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल भी लो लेवल की होगी। जब ह्यूमन कैपिटल ही लो लेवल की होगी तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो सेविंग्स होंगी, जब सेविंग्स भी कम होंगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब जब लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सब बंटरदार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आदमी जो है क्या करे, तो क्या करे भाई, ये एक पॉवर्टी का ट्रैप है। पहला मैंने आपको बताया कि यदि मेरी तनख्वाह कम है तो मेरे को ख़राब स्वास्थ्य और ख़राब शिक्षा मिलेगी। दूसरा इसमें प्रभाव है, यदि मेरे को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो मेरे को जो है ह्यूमन कैपिटल भी लो लेवल की मिलेगी। यदि मेरे को ह्यूमन कैपिटल भी लो लेवल की मिलेगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। यदि मेरी प्रोडक्टिविटी भी लो होगी तो मेरी सेविंग्स भी कम होंगी। यदि मेरी सेविंग्स भी कम होंगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट वो भी कम होगी। यदि मेरी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी तो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। ये सीन है, ठीक है। अपन लोग बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ की। जॉबलेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग यदि 6.7% इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेकिन रूरल और अर्बन का भी इसमें अलग अलग है कि रूरल में 6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अर्बन में जो है आपके कितने हो गए, 15% जो है वो हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ डेटा है। अब मैं आपको समझाता हूँ जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है, क्योंकि इससे यूपीएससी के मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो रोज़गार क्यों नहीं बढ़ रहा। उसका सिंपल सीन ये है कि टर्शरी सेक्टर में हर कोई नहीं जा सकता। टर्शरी सेक्टर मेनली पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव इन सब में है। इन सब में लोग जा भी रहे, लेकिन क्या इन सब में हर कोई जा सकता है, नहीं जा सकता ना। ऐसे ही वो ही इंजीनियरिंग का बताते हैं कि 45% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल है ना। पहले 47% था, 45% हो गए प्रीवियस ईयर में जो डेटा आए हैं। तो जब 45% ही इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल हैं, इट मीन्स उनके अंदर स्किल सेट की कमी है, क्योंकि टीयर 3 टीयर 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत खुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जॉबलेस ग्रोथ तो होगी ही भाई, है ना। ग्रोथ हो रही है लेकिन आज जो है जॉब जो है बढ़ ही नहीं रही, ठीक है। अब इसको जॉबलेस ग्रोथ के स्टेप्स क्या होते हैं। जॉबलेस ग्रोथ के स्टेप्स होते हैं कि मान लो जैसे फार्मास्यूटिकल है ये सेक्टर, इसमें काफ़ी जो है जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ऐसे जापान ने क्या करा आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उससे उन्होंने काफ़ी लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसी खिलौने, आप जो है गाज़ियाबाद जाते हो और गाज़ियाबाद से आप बीच में ब्रज घाट के बीच में आपको बहुत सारे मूड़े वाले मिलेंगे। छोटे छोटे मूड़ा मीन्स छोटे छोटे सोफ़े, छोटे छोटे स्टूल के टाइप, जो आदमी अपने हाथों से सिल के बनाता है। तो वो वहाँ पे जो है काफ़ी वो रहते हैं, है ना। तो टॉयज़ में काफ़ी जो है जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है।
ऐसी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये तो आप बहुत सालों से सुनते आ रहे हो कि सबसे जो है इंडिया जो है काफ़ी खुशहाल नहीं है। 146 कंट्रीज़ में 126वें नंबर पर है। ऐसी मेरा एक फ्रेंड है शिवम शर्मा, वो फ़िनलैंड जाना चाहता है क्योंकि फ़िनलैंड जो है सबसे खुशहाल कंट्री है, सबसे नंबर 1 पे है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में। इस हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जो है पब्लिश करता है, ये करता है UNSDN, ऐसी करके है कुछ, UNSDN करके, ठीक है। अब बात करते हैं HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये करती है UNDP। इसके 3 इंडिकेटर्स होते हैं: अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, ओ सॉरी अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके 3 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। इसको जो है, इसमें भी इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है, 132वें पोजीशन पर है 191 कंट्रीज़ में से। ये सीन है भाई तुम्हारा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अपन लोगों के पॉवर्टी का भी टॉपिक वो हो गया, इनइक्वलिटी का भी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का भी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी हो गया। इनमें कोई भी ऐसा कंसेप्चुअल वो कोई चीज़ नहीं थी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी में, मैं समझता हूँ 1 घंटे का ही हुआ ये, 1 घंटे में मैंने ये 5 बड़े टॉपिक्स आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, अब मैं जो है, सुबह हो गई है, अभी मैं जो है जा रहा हूँ बेलोन देवी, और उसके बाद मैं आज जो है आपको इकनॉमिक्स का जो बेस है वो है मनी एंड बैंकिंग, वो समझाऊंगा, इंडियन टैक्स समझाऊंगा। ये जो 6 यूनिट है ये बेसिक जो है वो करते हैं। उसके बाद भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इकनॉमिक्स की प्रीलिम्स की अपन लोगों को ये करनी है। सारे बेसिक्स इसी लेक्चर से आपके कवर हो जाएंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है।